move directly to Pankaj Ji's presentation. Basically, Vasudev Ji last time itself gave an introduction about Pankaj Ji. Pankaj Ji has an MBA in Material Management, is from Prayagraj, and he was involved in manufacturing of wooden cable drums and operates a notebook and register factory. Now at present he works as a land developer and builder in Prayagraj. He has been a follower of Swami Vivekananda, and he has initiated or organized or started many organizations, including Vivekananda Kendra in Prayagraj, and he was instrumental in organizing Swami Vivekananda Bharat Parikrama in 1992. He has a lot of overseen activities from Faizabad to Kashi during the Parikrama days. Additionally, he is a founder member of Divya Prema Seva Mission in Haridwar and Matrabhumi Seva Mission in Kurukshetra. So this Matrabhumi Seva Mission works for the lepers and the children. So he was very happy to accommodate with us in terms of translating the books of English to Hindi of Nardep publications also. He also was a founder of Swadeshi Jagran Manch in Prayagraj, and as well as Ek Pagal Siksha Samiti and Swami Vivekananda Educational Seva Samiti. These both organizations focus on education and skill development for children in slums and tribal areas. So with this prelude, I would request Pankaj Ji to give his presentations for our reflections. Over to Pankaj Ji, and as usual that when one talks others can mute it. Over to Pankaj Ji for his presentation. Thank you, Pankaj Ji. धन्यवाद धन्यवाद सबको प्रणाम। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, नो प्रॉब्लम, गो अहेड सर। प्रार्थना से शुरू करेंगे। हाँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। आज मैं प्रबुद्ध और वरिष्ठ महानुभावों के समक्ष कुछ अनुभव साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी एवं हिंदी में ज्यादा तेज सोचता हूँ, तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा। और मैं कोई बहुत विद्वान और मैंने कोई विशेष काम नहीं किए हैं, लेकिन इतना भाग्यशाली अवश्य रहा हूं कि अब तक के जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का साथ और स्नेह युवावस्था से ही मिलता रहा है। वासु दादा के कारण मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। उन्होंने ही मुझे विवेकानंद केंद्र की कुछ इंग्लिश किताबों और नाडेप की पुस्तकों का हिंदी। पंकज जी, जस्ट अ मिनट। Sudhakar ji, you want to say something? You have raised your hand. Is it by default or anything you wanted to say? Sudhakar ji? By default it came, sorry. Okay. Pankaj ji, you can continue, sorry. Okay sir. तो वासु दादा से हमारा जुड़ाव विवेकानंद केंद्र से ही रहा, और उन्होंने विवेकानंद केंद्र की बहुत सारी परिक्रमा की पुस्तकें एवं नॉर्डिक की पुस्तकें हिंदी ट्रांसलेशन और पब्लिश करने का भी मौका दिया प्रयागराज से। और हिंदी प्रकाशन विवेकानंद केंद्र का शुरुआती जो प्रारंभ हुआ था वो प्रयागराज से ही हुआ था, और आजकल वो जोधपुर से संचालित होता है। तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी उसमें था। मेरे लिए सेवा कार्य जो है वो स्वयं के लिए है, और स्वामी जी की जो दारिद्र देवो भव एवं आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा का जो घोष वाक्य है, मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा है। ये शास्त्रीय कथनों ने ही मुझे जीवन यात्रा के पथ पर लगाया एवं जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए प्रेरित किया। आगे ईश कृपा एवं उनकी इच्छा पर है कि ये यात्रा जो है
ये कितने दिन चलेगी। आज मैं कुछ अपने जो सेवा के क्षेत्रों का अनुभव ही बता पाऊंगा और उसमें समय बहुत कम ही लूंगा। कुछ हमने इसके लिए कुछ डिफरेंट फील्ड्स को पहले टारगेट किया, जो दारिद्र देवो भव और स्वामी जी को विचार, जिनके पास कोई ना जा पाए उससे पहले तुम वहां पहुंचने की कोशिश करो। तो इसके लिए जो वंचित वर्ग था समाज का प्रयागराज और आसपास के जिलों में, जो विशेषतः मलिन बस्तियों में रहता था, कूड़ा बीनने का काम करता था, भीख मांगने का काम करते थे बच्चे। कुछ लेपर्स की कॉलोनी अलग थी जो जिले से बाहर बनाई जाती थी, क्योंकि वो कुछ परसेंटेज लेपर्स के कुछ होते हैं इन्फेक्शियस होते हैं, तो उनके टच में आने से भी लेपर्स फैलता है। पूरे तो नहीं होते हैं, थोड़े होते हैं। तो लेकिन जरूरी नहीं कि आगे की जो जनरेशन में ही वो कुष्ठ जो है ट्रांसफर हो। तो ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें कुष्ठ नहीं है और जिनके परिवार के लोगों को कुष्ठ रोग हो चुका है, काफी काम करने का प्रयास किया गया स्वामी जी की सानिध्य में। और जैसे कि पहले के वक्ता ने बताया कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार एवं मातृभूमि सेवा मिशन कुरुक्षेत्र, ये मुख्यतः जो कार्य है ये कुष्ठ रोगी एवं उनके बच्चों के लिए ही करते हैं। करीब 250 बच्चों का छात्रावास वहाँ हरिद्वार में चल रहा है और वहाँ पर करीब 50 बच्चों का छात्रावास कुरुक्षेत्र में है। तो मुझे अवसर मिला कि वहाँ पर काम करने का। मलिन बस्तियां जो प्रयागराज हैं या आसपास हैं, चित्रकूट हैं, स्लम्स हैं, जिनके पास आय के कोई साधन नहीं है और वो इलिटरेट होते हैं और बहुत सारे बड़े अपराधों में भी ये लोग लिप्त रहते हैं। हमारे यहाँ इधर उत्तर प्रदेश में जो शादियों का जो रिवाज है वो काफी धूमधाम से होता है, बहुत इसमें प्रदर्शन किया जाता है। तो उसमें बारात निकाली जाती है और उसमें लाइट की व्यवस्था की जाती है, जो लाइटिंग लगी रहती है साइड से। तो लाइटिंग को उठाने का कार्य इन बस्ती की जो महिलाएं, लड़कियां और लड़के करते हैं अपनी आय के लिए। तो मुख्यतः आय का साधन बहुत इनके पास कम रहते हैं। तो ये स्लम बस्तीज और भीख मांगने का काम और कूड़ा बीनने का काम सुबह सुबह जो 3 बजे से ये सब करते थे, तो इसको थोड़ा सा मोड़ के समाज के मुख्य क्षेत्र से जोड़ने का काम जो है ये प्रारंभ हुआ। ये टारगेटेड एक क्षेत्र चुना था और उसमें फिर सस्टेनेबिलिटी जो है इनकी आवश्यकता के हिसाब से, जो इनकी आवश्यकता है इसको पूरा करने के लिए, तो उसके अंतर्गत जो वस्त्र हमारी निगाह से कमजोर हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं लेकिन वो फटे नहीं होते हैं, ऐसे वस्त्रों का कलेक्शन करना, ऐसे सामानों का कलेक्शन करना, पुराने कंप्यूटर को जोड़ के नए कंप्यूटर की जनरेशन ने बनाना, उनके लिए शिक्षा के लिए नोटबुक्स हैं, क्योंकि नोटबुक का मेरे पास ऑलरेडी कारखाना है। तो मैं जो धनी घरों के बच्चे जो अगले क्लासेस में चले जाते हैं तो उनके नोटबुक और बुक्स जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर नोटबुक में वो आधा भरते हैं, आधा नहीं भरते हैं, तो उनके पन्ने निकाल के नए नोटबुक का निर्माण हो जाता है। मेरे पास फैक्ट्री होने के कारण मेरे लिए सुविधा थी, स्टाफ थे और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। तो मैंने बड़े पैमाने पर इन नोटबुक्स को कलेक्ट किया, इनको रिसाइकिल किया, इनको बनाया, फिर इन बच्चों के लिए उपस्थित कराया। जो छोटी छोटी पेंसिल्स होती हैं, जो पेन्स होती हैं, वो छोटी पेंसिल हो जाने के कारण उसको फेंक देते थे। स्कूलों से कलेक्ट करके उन छोटे पेंसिलों को 5 का, 7 का, 10 का एक बंडल बना के रबड़ लगा के, तो उसको भी उपयोग में लाया गया सस्टेनेबल उसको करते हुए। और फर्नीचर्स जो स्कूल के जो वो बेकार ये लोग फेंक देते हैं जिसका कुछ यूज नहीं है, तो ऐसे मान लीजिए 50 फर्नीचर मिले तो किसी का पैर किसी में लगा के, किसी का हाथ लगा के, पेंट करा के, ऐसे फर्नीचर्स का भी निर्माण करके और इन स्कूलों के सहायता तो जो केंद्र चलते हैं बस्तियों में और जो बाहर के रूरल एरियाज के स्कूल्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो बड़े पैमाने पर फर्नीचर्स हैं, दरियां हैं और अलमीराज हैं। फिर वो जो पुरानी पुस्तकें एजुकेशनल और राष्ट्र निर्माण के लिए जो बहुत पैमाने पर कलेक्ट करके पुस्तकालय निर्माण की भी योजना जो है ये स्टार्ट किया कि अगर रखने की व्यवस्था है पुस्तकों को और उसको ठीक से मैनेज करने की व्यवस्था है
तो 1000 बुक्स एंड अलमीरा आपको दी जाएगी और आप उसको उपयोग करें। जैसे इंजीनियरिंग में पूरी करने के बाद बहुत सारे इंजीनियरिंग बच्चों का, मेडिकल के बच्चों का बहुत महंगी महंगी किताबें होती हैं, वो रह जाती हैं, तो उनको कलेक्ट करना, पुरानी होने के कारण उसको फिर से बाइंडिंग करना करके इन बच्चों के लिए जो स्लम्स के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे स्लम्स के बच्चे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज तक आ गए, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल्स तक आ गए, कुछ लड़कियों ने एमए कर लिया, कुछ ने बीएससी कर लिया, कुछ ने बीएड कर लिया, कुछ अब्रॉड भी चले गए। तो इसलिए वो एफर्ट्स जो 10 से 15 साल का था, वो आफ्टर 7-8 ईयर्स बाद जो है वो रिजल्ट दिखाने लगा। इस योजना की सबसे जो खासियत ये थी कि ये इतना टफ एरियाज में ये काम होता है, अनहाइजीनिक उसका एनवायरनमेंट होता है, तो बाहर से किसी भी सेवाभावी या छोटे पेड स्केल पर किसी का आना संभव बहुत कम हो पाता है, क्योंकि कूड़े पे रहती है बस्तियां, वो नालों के ऊपर बनी होती है बस्तियां, तो वहां जाना बड़ा कठिन काम होता है। तो ये जो बच्चे हमारे जो क्लास 7th 8th से पढ़े हुए 9th 10th 11th 12th बीएससी एमएससी करते हुए, तो उन्हीं को हम अपने यहाँ टीचर्स के रूप में और थोड़ा सा मानदेय देके उनको वहाँ पर उपस्थित कराते हैं अपने छोटे भाई बहनों को करने के लिए। तो वो जो 6-7 के बच्चे हैं वो पढ़ाते हैं नर्सरी 1-2 को, जो 9 10 11 12 के हैं वो पढ़ाते हैं 6 7 8 को, जो बीएससी एमएससी के हैं वो 11 12 को पढ़ाते हैं, और उनको कुछ मानदेय देते हैं। उनका जो हायर क्लासेस का जो फीस है वो, और उनका जो वस्त्र है, उनकी हेल्थ है, उसको हम लोग उसको मैनेज करने का प्रयास करते हैं, और उनके माता पिता का स्वास्थ्य है। तो इस तरीके से इस समय करीब 56 टीचर्स हैं अपने पास, प्रयागराज, चित्रकूट, शंकरगढ़ और इधर के जितने क्षेत्र में फैल पाए हैं, और करीब टोटल लमसम बच्चों की संख्या 1600 से 1700 है, क्योंकि 1600 to 1700 तो ये बच्चे थोड़े थोड़े घटते भी रहते हैं, कभी बहुत बढ़ जाते हैं, तो 1600-1500 बच्चे बने रहते हैं। इनकी जो ये बच्चे डिफरेंट ट्राइबल्स एरिया से आते हैं, कूड़ा बीनने वाले, तो ये एक जगह संगठित भी नहीं होते हैं। इनके अंदर भी बहुत सी वो होती है, अंदर जो डिवीजन होता है, तो हर बस्ती पे एक सेंटर खोलना पड़ता है। तो इन बस्ती के अंदर जा करके, और उसी बस्ती में कोई सहृदय व्यक्ति है तो वो अपनी झोपड़ी या मकान दे देता है, या फिर हम लोग किराए पे लेते हैं उसी बस्ती के अंदर। और सारे बच्चे जो हैं ये कंप्यूटर और लैपटॉप से पढ़ते हैं। करीब 60 के आसपास लैपटॉप और कंप्यूटर है, जो इन बच्चों को सीधा स्मार्ट क्लास की तरह पढ़ाया जाता है, उसमें झुग्गी झोपड़ियों के अंदर। तो इस तरीके का प्रयास है इनको पूरे उससे जोड़ने का समाज से, और वो प्रयास चल रहा है। और सब स्वामी जी का उसमें बोध वाक्य होता है, सब जगह स्वामी जी की कृपा से ही काम होता है। तो ये काम भी जो शुरू वो स्वामी जी की दारिद्र देवो भव, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, ये सब बोध वाक्य से ये काम ये लगातार चलता चला आ रहा है। और इन बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ इनके कौशल विकास के लिए उसके लिए भी जो बहुत सारे प्रयास करते हैं कि जो पढ़ाई का जो स्तर है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ज्यादा पढ़ लेने के बावजूद भी आप अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे ऐसा संभव नहीं है। कौशल जब तक आपके नहीं है अंदर, ये स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसको देखते हुए इनके अंदर कंप्यूटर है, लड़कियों के अंदर पेंटिंग है, सिलाई है, कढ़ाई है, मेहंदी है, और थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर अभी तो कुछ ठीक है, तो पहले लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ही खराब था। तो खासकर लड़कियों के लिए, और ये लड़कियां जो हैं थोड़ी सी स्लम में बस्तियां की हैं, तो कुछ गंदे लोग भी, अपराधी भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो उनके लिए उनको कराटे की जो है वो उसकी कोचिंग है, और उनको खाना बनाने का अच्छा है, और वेस्ट चीजों से कैसे उपयोगी चीज बना सकें इसकी भी ट्रेनिंग जो है उनको देते हैं। जैसे दीपावली के दिया होते हैं, तो डिजाइनर दिया ये 1000 and 1000 की संख्या में बच्चे बनाते हैं। ये जब से प्लास्टिक बंद किया गया है, तो कपड़े, पुराने कपड़े को धो करके उसको स्टरलाइज करके उसके झोले बनाते हैं। झोले को निःशुल्क भी वितरण किया जाता है, सेल भी किया जाता है प्रमोशन के लिए, बच्चों के लिए। इस तरीके से एनीथिंग वेस्ट को कैसे यूजफुल बनाया जाए,
जैसे मैंने फर्नीचर के लिए बताया कि टूटे हुए जो फर्नीचर होते हैं स्कूल के, विद्यालयों के, इंस्टीट्यूशंस के, यूनिवर्सिटीज के, उसको एक बड़े पैमाने पर कलेक्ट करके उसी फर्नीचर में जिसका पैर लगा हुआ है, जिसका हाथ नहीं है, बगल वाले फर्नीचर से उसको करके लगवाते हैं। थोड़ा सा उसमें पैसे की खर्च होती है तो उसको पेंट कराते हैं, फिर वो नए की तरह से काम करते हैं। इसी तरीके से ब्लैक बोर्ड है, जरा सा ब्लैक बोर्ड डैमेज हो गया तो उसको हटा देते हैं, बड़े स्कूल और अंग्रेजी स्कूल और हिंदी स्कूल बड़े स्कूलों को, उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसको फिर से रिपेयर करके कराते हैं। जैसे बेंच है, डेस्क है, और इसी तरीके से जो पुरानी एस्बेस्टस सीटें होती हैं, पुरानी प्लास्टिक सीट्स निकलती है। अब चूंकि मेरा बिल्डिंग का काम है तो जब कोई बिल्डिंग तोड़ते हैं तो बहुत सारा रॉ मटेरियल निकलता है जो वेस्ट में जाता है, जिसे यहाँ देशी हिंदी भाषा में कहते हैं कि वो उसमें जाता है स्क्रैप में। तो उसको हम बड़े पैमाने पर कलेक्ट करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करके कि नहीं इस काम के लिए जा रहा है, तो कुछ लोग ऐसे ही दे देते हैं, कुछ लोग उसका मूल्य लेना चाहते हैं तो मूल्य भी दे दिया जाता है। फिर उस मूल्य से इन बस्तियों में जो हमारे साथ के जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं और अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए रिपेयरिंग का काम है, उनकी झोपड़ी का निर्माण करना है, नए नए स्कूल क्लासेस खोलनी है। तो क्लासेस में हम लोग टीन से ही क्लासेस बनाते हैं क्योंकि उतना सोर्सेज नहीं है कि वो कर सकें, और जमीन भी वो जो है जमुना जी की किनारे की है, गंगा जी किनारे की है, सरकार की है, रेलवे की है, अपने फौज की है। तो ज्यादातर जमीनें दूसरों की होती हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, तो टीन की जरूरत पड़ती रहती है और तमाम तरीके की। तो इस तरीके से जो बिल्डिंग्स का मटेरियल निकलता है, स्क्रैप निकलता है, उसको भी यूज करते हैं अपने क्लासेस के लिए, बच्चों के रिपेयरिंग के लिए, बच्चों के नए घरों के लिए। तो इस तरीके का ये भी एनीथिंग वेस्ट परियोजना में ये बच्चे हमारे काम करते हैं। अभी कोरोना के समय पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो वस्त्र का जो कलेक्शन होता है उसमें बच्चों ने और भी लोगों ने इसको मास्क बनाया, 1000 मास्क बस्ती में भी बांटा गया, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा गया, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो लगभग जो है वो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग जीरो है। तो उसको पहले स्टरलाइट करके, धो करके, कटिंग करने के बाद फिर से करके, जो भी प्रोसेस था स्मॉल लेवल पे कर सकते थे उसको करके मास्क का निर्माण हुआ, झोले का निर्माण हुआ, दीपावली का निर्माण हुआ। और दूसरा जो दरियां जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं से कुछ ऐसे पता चला कि यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर वो जो पुराने कपड़ों के एक्सचेंज में उसको छोटे छोटे लंबे लंबे टुकड़े में करके और उसी से वो धागा बना के दरियों का कोई निर्माण करता था, रीयूज। वो हम नहीं करते हैं, लेकिन वो एक कोई व्यक्ति के बारे में पता चला। तो बड़े पैमाने पर फिर जो अपने पास कपड़े जो फट गए थे, जो यूज में नहीं आते थे, हमने उनको ट्रांसफर किया और उनसे दरियां बनवा ली। तो वो दरियों का भी यूज हो, वो दरियां बच्चों के बिछाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि नीचे ज्यादातर मिट्टी रहती है, नीचे ज्यादातर वो धूल में ही बच्चे बालू उसमें भी बिछा के शुरुआत में पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए इस तरीके से एनीथिंग वेस्ट की जो परियोजना है वो ये इस समय जो मतलब जो इसकी जो प्लानिंग है एनीथिंग वेस्ट की, ये सामने की रिक्वायरमेंट और हमको क्या मटेरियल अवेलेबल होता है उसके आधार पे ये चेंज भी कर लेते हैं। जैसे किसी ने जो है कुछ अपना पुरानी अपनी जो है किसी भी तरीके की कंप्यूटर वगैरह जनरेशन पुरानी की देना चाहा, तो उसी मान लीजिए 10 कंप्यूटर मिले तो 10 कंप्यूटर में से हम 6 कंप्यूटर बना लेते हैं, उसमें से जनरेशन उसकी बदल कर। तो ये बच्चे उससे भी पढ़ते हैं, कुछ नए लैपटॉप्स भी आते हैं और कुछ मददगार भी लोग हैं, वो भी कुछ दे जाते हैं कंप्यूटर्स अपने उसके लिए। तो इस तरीके से ये दूर दराज के एरियाज में ये काम स्वामी जी की प्रेरणा से और इसके काम चल रहा है। और इसमें बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है, इसमें अब क्योंकि ये ज्यादातर बच्चे आदिवासी और ST बेल्ट के होते हैं, तो बहुत सारी दूसरे लोग भी अपने विचार को जो है, जैसे मिशनरीज वगैरह भी है वहाँ पर काम करते हैं और उनको अपने धर्म से हटाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी जो अपने विशेष त्यौहार हैं, अपने सनातनी त्यौहार हैं,
दीपावली है, होली है, दुर्गा पूजा है, तो उसको भी एक अच्छे स्केल पे, एक सामान्य स्तर पे पूरी बस्ती में उसको आयोजित करके और वो भी करने का इनका प्रयास रहता है। और दूसरा जो एक शास्त्र का एक वाक्य जो मुझे बड़ा आकर्षित करता है कि नाक्षरम मंत्र रहितम ना मूलो मरुन बरादनम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकास्तव दुर्लभा। छोटे में कि कोई भी मंत्र जो है वो, कोई भी अक्षर जो है वो मंत्र ना बन सके ऐसा नहीं है। कोई भी पत्ता या वनस्पति जो है वो औषधि ना बन सके ऐसा नहीं है। और कोई भी पुरुष या कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं होता, केवल उचित योजक जो होता है उसकी दुर्लभता होती है। वो योजका जो है, योजक, वो बहुत ही दुर्लभ होता है। तो जैसे जैसे हमारा अनुभव जीवन में बढ़ता गया, स्वामी जी का और बाकी शास्त्रों का प्रवेश थोड़ा थोड़ा होता गया, बड़े लोगों का साथ मिलता गया, तो मेरे मन में थोड़ी सी अलग सी भावना आने लगी कि जहाँ जहाँ ये लोग फैले हैं, पूरे जहाँ जहाँ तक सामर्थ्य है, जहाँ पहुँच सकते हैं, तो इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे कुछ अंदर से ऐसा लगने लगा कि जहाँ जहाँ सेवा का काम हो रहा है, तुम्हें शांति लगती है, तुम्हें लगता है कि ये स्वामी जी का काम है, तो तुमको उनके साथ जुड़ के अपनी सामर्थ्य है, जो भी तुम्हारी जो संगठन क्षमता है, जो भी प्लानिंग का प्लॉट तुम कर सकते हो, जो भी तुमने अध्ययन किया है, तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढता रहता हूँ जहाँ जहाँ मेरा संपर्क होता है कि ये कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, बिना उनका स्ट्रक्चर बदले, बिना उनका संगठन बदले। वो चाहे अपना किसी को भी आराध्य मानते हो, चाहे वो नास्तिक हो, तो कार्य अगर करता दिखता है सेवा का, तो मैं उसमें अपना सामर्थ्य को लगाता हूँ और इस विचार पे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। और केवल मैं एक अपनी शांति के लिए और उनके बच्चों की और जो उसको काम करते हैं उन लोगों की प्रेरणा के लिए स्वामी जी की कुछ किताबें वहाँ रखता हूँ। और स्वामी जी का एक चित्र जो है वो बड़ा से ये काम भी ये, तो ये जो कार्य जो मलिन बस्ती आदिवासियों का, कुष्ठ रोगियों का काम शुरू किया गया था 10 बच्चों के साथ 2014 में, 13 में, तो उसके बाद से होता होता करीब 1600-1700 हो गया है। क्षमताएं बढ़ती जा रही हैं, सब स्वामी जी की ईश्वर की कृपा से तो ये काम बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे और हमको अंदर से प्रेरणा प्राप्त हो रही है और जो भी अंदर से विचार आ रहे हैं, तो इधर प्रयागराज के आसपास, क्योंकि प्रयागराज है ये धार्मिक नगरी है और ज्ञान की नगरी भी है, तो यहाँ पर जब मैंने थोड़ा सा जगह जगह जाने के बाद ये अनुभव हुआ कि यहाँ बहुत सारे पुराने वेद विद्यालय हैं जो सनातन अपनी परंपरा को रोके हुए हैं। तो इधर मैंने 3-4-5 वर्षों से उधर भी ध्यान देना शुरू किया है। सनातन में वेद विद्यालय एवं संस्कृत विद्यालय, तो उनकी स्थिति को संभालना, उनको आजकल के समय के हिसाब से उसको फिर से करना, उनका आजकल की शिक्षा, कंप्यूटर एजुकेशन, बच्चों के विकास के लिए काम करना, उस पर भी थोड़ा काम करना प्रारंभ किया है। तो उनको सहायता देना, उनको कंप्यूटर की शिक्षा के प्रेरित करना और कुछ अंग्रेजी या कुछ जो सांसारिक विषय हैं उनकी तरफ उनका ध्यान भी आकर्षित करना, तो ये काम भी प्रारंभ है। और ये करने के बाद ये सारा काम जो मैं अभी जो विचार डेवलप हो रहा है, ये सब काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन यात्रा है ये हमारी, कि जीवन यात्रा में ये मुझे ऐसा कि ये मेरा कार्य है और इसको मुझे करते करते मुझे कुछ स्पष्ट होगा कि बचे हुए जीवन में और क्या हो पाएगा। तो मैं अब किसी भी संगठन से और उससे विशेषता पद लेकर के या उससे काम करने में अपने को बंधन महसूस करता हूँ और मेरी आज़ादी जो है वो कमी हो जाती है। और इस तरीके से जो कार्य जहाँ पर उचित हो रहा है, हो सकता हो किसी की निगाह में उचित हो, किसी के अनुचित हो, क्योंकि मनुष्य हम लोग हैं, हम लोग की प्रवृत्ति कौन सी ईर्ष्णा कब ऊपर हो जाए, कब किसी चीज की वो धनिच्छा हो जाए और कब यशेच्छा आ जाए, तो थोड़ा बहुत उसका विचार ना करते हुए कार्य पहले दिख रहा है। बच्चों में कुछ 100% की
वो ना जोड़ते हुए कि भाई ये 100% नहीं काम कर पा रहे हैं, 90 नहीं कर पा रहे हैं, कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा है, उस पर मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। और काम अगर दृष्टि से हो रहा है, 10% हो रहा है, 12% हो रहा है, 1 घंटा आदमी बच्चा छोटा जो है पढ़ रहा है, समाज से जुड़ रहा है, उसके अंदर प्रेरणा जागृत हो रही है, तो मैं ऐसी जगह भी अपने सामर्थ्य को, अपने ताकत को, अपनी जो भी बनी हुई है, हमारी जो इच्छा बनी हुई है, उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ। इन सब के पीछे स्वामी जी का ही साहित्य है, स्वामी जी का ही पूरा शिक्षण जो ही शिक्षाएं हैं उनकी, और सनातन शास्त्रों की शिक्षाएं हैं कि ये काम करते रहना चाहिए। अगर जीवन में कुछ सार्थकता करनी है, जीवन को कुछ समझना है कि मैं क्यों आया हूँ, तो इसके लिए ये जितना सीखा है मैंने सब स्वामी जी से और बड़े लोगों से, तो उसके लिए ये सब काम चल रहा है। और अब इसमें धीरे धीरे ये विस्तार लेता जा रहा है काम। इसमें जैसे कि बताया, हरिद्वार से, कुरुक्षेत्र से, शंकरगढ़ से, चित्रकूट में जहाँ जहाँ ऐसे लोग मिलते जा रहे हैं और वो काम करते जा रहे हैं, तो उनके साथ अपना केवल एक अपनी उंगली लगा करके और केवल आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए ये काम विगत 20 से 22 वर्षों से प्रारंभ है। अब धीरे धीरे हमारे मन में ये विचार आ रहा है कि अब इसको बाहरी काम को धीरे धीरे करते हुए और अपने अंदर तरफ भी तुम अपना कार्य करो, कुछ सीखो, क्योंकि इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है और सामर्थ्य भी बहुत लगती है। और हमारी स्थिति जो प्रयागराज में है कि वो शहर बहुत बड़ा नहीं है, तो ज्यादातर यहाँ एक दूसरे को लोग जानते हैं, तो इसलिए हर जगह से समर्थन भी मिलता है। स्वामी जी के भक्त भी लोग हैं। अब प्रयागराज है चूंकि यहाँ तो मतलब बहुत ही सहृदयी लोगों की खान है, इसलिए काम का प्रसारण थोड़ा सा हो रहा है। तो संक्षेप में मैंने ये अपना जो वासु दादा ने कहा कि कुछ सस्टेनेबिलिटी और आप क्या करते हैं इसके बारे में बताने का प्रयास किया। ये जीवन यात्रा है जो चल रही है, इसमें जो भी पड़ाव, बहुत सारे पड़ाव हैं और बहुत सारे बिंदु हैं जो हैं जिसको थोड़े में समेटना संभव नहीं होगा। तो मैं फिर से सभी को, दादा को, सभी उपस्थित महानुभावों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी प्रणाम, नमस्कार। बहुत धन्यवाद जी। Raghu ji, can you just give the gist of it, of Pankaj ji's talk in English for the benefit of others who are not knowing the language? Let me congratulate Pankaj ji. Pankaj ji, बहुत अच्छा लगा कि I'll talk to Pankaj ji 2 words and then I'll tell. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अपॉर्चुनिटी तो मिलती है जी, क्योंकि हमारे सामने भी देखिएगा, कहीं भी जाइएगा आपको कोई ना कोई मिल ही जाता है जिनकी हमारी जरूरत हो, किसी तरह से थोड़े अच्छे शब्द बोल दिए, थोड़ा कुछ पैसा या कुछ खाना, जो भी हमसे बन पड़ता है हम दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भी हमारे सामने आते हुए भी बहुत सारे लोग, बल्कि मुझे लगता है सब लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। और शायद मैं ये मानता हूँ कि भी ये भगवान की ही कृपा है कि भी थोड़े लोगों को ये दिख जाता है और इसमें कार्य करने की उनको प्रेरणा मिल जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि भी आप वास्तविकता में धन्य है, क्योंकि आपने इतना काम किया है। मैं ये भी मानता हूँ कि भी अधिकतम लोग जो हैं वो बातें जरूर करते हैं, लेकिन काम जो है बहुत कम होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मुझे लगता है कि भी आपके जीवन से हम सबके जीवन में भी थोड़ी प्रेरणा आ सकती है, हम कुछ कार्य कर पाए जितने समय हमारे पास है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल व्हाटएवर ही हैज टोल्ड इन इंग्लिश, try to I can't translate it as such per se, because he has taken so many activities. For example, he has taken up that R's, repair, reuse, that he is already practically doing it. And as I was telling him, that most of us have the opportunity, get the opportunity, but somehow or the other we don't make use of it. Perhaps we have different priorities, and that's the reason why we don't see these as opportunities to do something for the society, something for this planet.
So Pankaj ji was inspired by Swami Vivekananda, and he got involved with the Bharat Parikrama program, which is conducted by Vivekananda Kendra. And through the he's so humble that he never takes the sort of doership on himself. He says that I got the inspiration and somehow or the other things started. Through the people's help, I started working. So this humility, I found that it's wonderful. So he has done so much. That is, he has done for leper colony, people who are rag pickers, people who are people who don't have the means. So for all of them, almost all of them, and just imagine him starting a school which has about 1,500 to 1,600 students, for whom everything is provided. And yes, God has given him opportunity of having and distributing. Many of us have, but we don't think of distributing it. So he is having that notebook factory. So many other things he has got, construction. All those things he has started using his whatever material things are there for the benefit of the society. And I have gone to Allahabad, and many times I have visited Uttar Pradesh also. Uttar Pradesh happens to be a very, very paradoxical state as such. We have wonderful and, as in Hindi say, dhurandhar log hain wahan. But at the same time, there is so much poverty, so much of, I personally feel, callousness. People don't bother about the people who don't have. And actually, among themselves, they can become a very rich state. And Pankaj ji is doing so much of work, and I was telling him that through your work, we are getting inspired. And whatever, earlier I used to feel that, I did something for Vivekananda Kendra, something for the society. But when compared to Pankaj ji and people like him, practically it is nothing. Whatever I have done is just buy. I had the opportunity and probably I took it, but maybe I could have taken more. And the other day when they were introduced by Vasudevji, I was telling that we have two people who are practitioners of sustainability. And again, I welcome Pankaj ji for our group, and we'll definitely keep sharing views with him. And probably people like me have come to the stage of Jambuan, who can only inspire people through words, not through actions. And I feel that I'll take that full opportunity. And God bless you, Pankaj ji, and thank you. I think that's all I have to say. It's my pleasure, sir. Most welcome. Pranam. Thank you, Raghuji, for the gist of the spirit, capturing the spirit of Pankajji's work in terms of things. Over to the group for reflections, questions, and gaining insights from his work. Over to the group. Go ahead, sir. Sanjay ji, sir, Professor. पंकज जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार सर। हाँ, एक चीज आपसे पूछनी थी कि वो जो इवेंट मैनेजमेंट में आपने वेस्ट का रिसाइकलिंग करते हैं, उसके बारे में जो एक शब्द अगर बोल दें तो अच्छा रहेगा। ये सर एक बहुत ही मतलब वास्ट एरिया है सर, ये तो एनीथिंग वेस्ट नाम है इसका। तो जैसे कपड़े जो आते हैं तो कपड़े को पहले सॉर्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि लोग कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता है। तो सभी तरीके जी एक मिनट, इसके बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आपने बोला था कि जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं और इवेंट में बहुत सारे वेस्ट होता है, उसका आपने रिसाइकलिंग कर देते हैं, वो कैसे होता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? इवेंट सर ऐसा होता है कि जैसे मेरा जो अर्निंग का जो काम है वो बिल्डिंग का है, फ्लैट्स का है। तो कई बार जो है बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ते हैं हम लोग। तो उसमें तोड़ने से बहुत सारी रॉ मटेरियल्स निकलते हैं, लाइक उसमें जो
टीन निकलती है, जो उसमें ब्रिक्स निकलती है, और जो उसका पुराने दरवाजे निकलते हैं, पुरानी खिड़कियां निकलती हैं, उसमें से बहुत सारी टाइल्स निकलती है पुरानी, उसमें बाथरूम फिटिंग्स निकलती है। सब चीज को वो कई बार अच्छी होती है लेकिन वो न्यू नहीं होती है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है सर, उसके लिए ये हमेशा न्यू रहती है। तो उसी तरीके को उसको ले जा करके हम जहाँ पर ये नीडी पीपुल्स है, जो होमलेस पीपुल्स हैं, उनके मकान को, झोपड़ी को उनको बना करके और उसमें उनकी मदद कर देते हैं। तो जैसे पुराने नल्स मिल गए, पुरानी पाइप्स मिल गई, पुरानी लाइट की फिटिंग्स मिल गई, पुराने कूलर्स मिल गए, इवन पुरानी एसी मिल गई, पुरानी मोटरसाइकिल मिल गई, तो उसको ही इन नीडी पीपुल्स के लिए अपने काम के हिसाब से हम इनको उसको रिसाइकिल करके, उसमें रिपेयर करके, उसको पेंट करके, फिर इन सब चीजों को उसको उपलब्ध कराते हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद। जी जी मैंने कुछ गलतफहमी थी मुझ में कि जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का सेमिनार वगैरह होते हैं, और उसमें जो बहुत सारे मतलब वेस्ट रिजल्ट होते हैं, उसका रिसाइकलिंग भी आप करते हैं, ऐसा मुझे एक आइडिया मिला था, लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग। जी जी वो सर अभी हमारे उसमें नहीं आया है। तो ठीक जी, इवेंट्स का रिसाइकिल अभी नहीं आया सर। जी ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। जी जी Sanjay ji, it is done by Deepesh ji in Pondicherry, this recycling. I'm sorry. He is doing it, but the welcome to our group. जोशी जी, यस पंकज जी, बस 2-3 ये कहना चाहता हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर यहाँ प्रस्तुति की। इट वाज वंडरफुल, वेरी इंस्पायरिंग। और जो आपने बताया वो इतना आवश्यक और इतना अच्छा है, और फिर भी इतना सरल है, बहुत कठिन भी नहीं है। जैसे आपने कहा, हम भी यहाँ देखते हैं कई सारे बच्चे जो नोटबुक्स यूज करते हैं, बाद में उसके अधिकतर पेजेस खाली रह जाते हैं और फिर नया नोटबुक लेते जाते हैं अगले वर्ष में। वो भी बहुत ही अच्छा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट आइडिया है। और हर मतलब घर की हर वस्तु जो होती है, वो थोड़े से जो जिनके पास ज्यादा है वो लोग ऐसे ही आधी आधी छोड़ देते हैं। जैसे आपने एसी की बात की या बाकी कपड़ों की बात की, तो मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ वेस्ट नहीं है। वो कुछ अपने वो जो मंत्र कहा, हाँ, तो नाक्षरम मंत्रम नास्ति, वो भी बहुत बड़ा ही ऐप था। तो मैं जस्ट आपके आभार प्रकट करना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और स्वामी जी की प्रेरणा का भी आपने उल्लेख किया। सो बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सर। अल्तानी जी प्लीज। प्रणाम पंकज जी, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको सुनने का अवसर मिला, और जीवन में इस तरह की बातें निश्चित रूप से कहीं न कहीं पर एक बहुत ज्यादा प्रेरणादायक होती हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव रहा है कि हम लोग अपने जीवन में कोई भी काम करें, किसी भी तरह से करें, वो अपने को ही समर्पित होता है, और वो ईश्वर की ही कृपा होती है कहीं न कहीं पर। ऐसी इच्छा आना और उसके बाद हमें करना, और कहीं न कहीं पर हम लोग एक माध्यम ही बनते हैं। जी, कुल मिला करके हम ये महसूस करते हैं कि ये अनुभव करते हैं कि हम ईश्वर हमें इस बात की शक्ति दे और इस बात की अवधारणा दे कि हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। और आपका कार्य तो निश्चित रूप से अनुकरणीय और सराहनीय दोनों के दोनों है, और प्रेरणा स्रोत भी है। जो एक चीज जो आपने 2 बातें बड़ी अच्छे ढंग से बताई, और उसको निश्चित रूप से जो बड़े बड़े शब्दों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बात करते हैं, वो प्रोफेसर बनर्जी सर भी अभी कह रहे थे, सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं कि हम चीजों को इस तरह से प्रयोग में लाएं कि वो आखिरी समय तक उसका हम उपयोग करें। अगर समाज का एक वर्ग किसी चीज को उपयोग के योग्य नहीं समझता है, तो दूसरा वर्ग उसके लिए वह बहुत उपयोगी होता है। तो ये एक तरह से निश्चित रूप से ये एक चैन को क्या कहेंगे, एक माला की तरह है कि हम यहाँ से बढ़े, यहाँ से बढ़े। मुझे अपने बचपन की याद है कि हम लोग काफी सारे भाई थे, तो बड़े भाई की पैंट छोटे होकर के छोटा पहन लेता था, छोटे से फिर दूसरा पहन लेता था, और बड़ा उपयोग करते थे हम लोग उसका। तो आज भी अगर ममत्व और समत्व की भावना हो, तो जो आप कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से एक तो अनावश्यक
व्यस्तता को बचाता है और कहीं न कहीं पर समन्वय की भावना को आगे बढ़ाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका आभार करता हूँ और मेरा मानना यह है कि ये इस तरह के कार्य जहाँ पर भी जिस भी तरह से हो रहे हैं, चाहे हम करें किसी भी स्तर पर करें, उसका सहयोग और उसको प्रशंसित करना निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक और अच्छा रहता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। Thank you for the sharp reflections and Pankaj ji, you have inspired by your work and your way of life in terms of translating many of the concepts which we are talking about it. Thank you, Pankaj ji. It's my pleasure, sir. Yeah, nice talking to you, sir.